OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन या तंजीम तामुन इस्लामी यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, बरसगीर पाको हिंद और साउथ अमेरिका के 57 मुस्लिम अक्सरियती आबादी रखने वाले मुल्कों का इत्तेहाद है और ये दुनिया भर के 1.2 अरब मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी मसीह डेनिस माइकल रोहान ने यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के अंदर खुतबे के लिए रखे गए सलाउद्दीन अयूबी के दौर के 800 साल पुराने मिंबर को आग लगा दी, जिसके नतीजे में मस्जिद की कदीम इमारत की छत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस्लामी दुनिया ने इस वाक़े पर शदीद रद्द अमल दिया और फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म ने इसे ज्यूइश क्राइम कहकर पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों को यह नसीहत की कि वो एक आलमी इजलास मुनक्किद करें और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई ठोस इक़दाम करें। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म की अपील के जवाब के अंदर मराकश के शहर रबात में 24 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों के नुमाइंदे इकट्ठे हुए, जिनमें से ज़्यादातर इन ममालिक के सरबराहान थे। सितंबर 1969 को इस इज्तिमा के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई, जिसके अंदर 25 इस्लामी तालीमात की रोशनी के अंदर साइंसी, इक्तसादी, सकाफती और रूहानी शोबों के अंदर करीबी तामुन और मदद के लिए मुस्लिम हुकूमतें आपस के अंदर सलाह मशवरे के लिए राजी हो गईं। इसके 6 माह के बाद सऊदी अरेबिया के शहर जिद्दा के अंदर इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और 1972 के अंदर OIC का एक बाकायदा तंजीम के तौर पर क़याम अमल में लाया गया, जिसका हर साल वज़राए ख़ारजा का इजलास और हर 3 साल के बाद सरबराही इजलास मुनक्किद होना तय पाया। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस तंजीम ने अपने क़याम से लेकर आज तक मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अपने मसाइल के हल के लिए सिवाय इजलासों के कुछ भी नहीं किया, सिवाय एक मौके के जब मुसलमानों के इस इत्तेहाद को देखकर खुद को सुपर पावर कहलवाने वाले अमेरिका और इसराइल के हाथ पांव फूल गए। इन्हें अपना वजूद और मुस्तकबिल अंधेरे के अंदर नजर आने लगा। ये वो वक्त था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के अंदर कोल्ड वार जारी थी, लेकिन मुसलमान मुल्कों का कोई ब्लॉक नहीं था और इस वक्त मुसलमान मुल्क अमेरिका के ज़ेरे असर थे। चुनांचे जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम बनी तो वो मुसलमान ममालिक जो कि सोवियत ब्लॉक के ज़ेरे असर थे, अमेरिका इस बात को लेकर काफ़ी चौकन्ना हो गया। ये पहला मौका था जब तमाम मुसलमान सल्तनत उस्मानिया के दौर की तरह एक इत्तेहाद बनकर आलमी ताकतों के गरूर को तोड़कर इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल हो चुके थे। और ये मौका था पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर 1974 के अंदर होने वाले OIC के इजलास का, जिसकी क़यादत इस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे। लेकिन अफसोस के इस इजलास के बाद अमरीकी CIA ने अपना ऐसा तारीख का ख़तरनाक ऑपरेशन शुरू किया कि इस इजलास के अंदर शामिल होने वाले हर एक मुस्लिम हुक्मरान को चुन चुन कर इबरतनाक तरीके से कत्ल करवा दिया। यही नहीं बल्कि इसके बाद इन मुस्लिम मुल्कों को अंदर से तोड़कर इतना इंस्टेबल कर दिया कि वो अपने घर के मसाइल से बाहर ही ना निकल सकें। 22 फरवरी 1974 को लाहौर शहर के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही के अंदर OIC का सरबराही इजलास हुआ, यानी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा या फॉरेन मिनिस्टर्स का नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों का। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अरूज का दौर था और वो खुद को मुस्लिम उम्मत का लीडर और अमेरिका सोवियत के बाद एक तीसरी बड़ी ताकत समझने लगे थे। और सेंटली वॉलपर्ट अपनी किताब जुल्फ़िकार भुट्टो ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखता है कि भुट्टो अगले इलेक्शन यानी 1977 के इलेक्शंस के बाद बाकायदा मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद और दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी ताकत के बनने का ऐलान करने वाले थे, ताकि ये मुस्लिम मुल्क मिल बैठकर एक पेज पर इकट्ठा होकर अपने मुतालबात को दुनिया के सामने रख सकें। 1974 शहर लाहौर के अंदर जश्न का समा था, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के मशहूर लीडर लाहौर पहुंच रहे थे, मगर इस बात से अनजान थे कि इनका मुस्तकबिल कितना खौफनाक होने जा रहा है। उन्होंने दुनिया की सुपर पावर्स को ललकारा है और अगले कुछ सालों के अंदर इनकी CIA के हाथों खौफनाक मौत की खबरें दुनिया के सामने आने वाली थी, क्योंकि इन तमाम लीडरों ने जिस तरह ने हम मुस्तफ़ी हैं, दीन है हमारा दीन मुकम्मल कहकर इन ताकतों को ललकारा था। इसका नतीजा कुछ यूँ निकला कि इस कॉन्फ्रेंस के सबसे अहम किरदार किंग शाह फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया को 25 मार्च 1975 को सिर्फ 1 साल के बाद इनके खुद के भतीजे ने कत्ल कर दिया और इसे हुकूमत से बगावत का नाम दिया, जिसे बाद में फांसी दे दी गई। शाह फैसल OIC के अंदर इंतहाई अहम प्लेयर थे और इसी मुल्क के अंदर इस तंजीम की बुनियाद डली थी। उन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग के अंदर तेल की पैदावार को रोककर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया। हालांकि इनकी खुद की बादशाहत यानी आले सऊद की हुकूमत बरतानिया और अमेरिका की सरपरस्ती का नतीजा थी, लेकिन ऐसा लगता था कि शाह फैसल दिल से मुसलमानों की इस हालत को बदलना चाहते हैं कि वो अपने और दुनिया के फैसले मिलकर अपने यानी मुसलमानों के इत्तेहाद से करें। शाह फैसल के इस बेईमाना कत्ल के सिर्फ 5 महीने के बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीब की बारी आई और 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के अंदर मार्शल लॉ लग गया। फौज ने बगावत करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस दौरान सदारती बिल्डिंग के अंदर घुसकर फौजी जवानों ने शेख मुजीब और इनके पूरे खानदान को कत्ल कर डाला, सिवाय इनकी एक बेटी हसीना वाजिद और इनकी बहन शेख रेहाना को छोड़कर, जो कि इस वक्त जर्मनी के अंदर मौजूद थी।
पूरी दुनिया जानती थी कि ये सब कुछ CIA के कहने पर हो रहा है, लेकिन सब लोग खामोश तमाशे बने देखते रहे। Her message suggested she had managed to establish political control over the military. Bangladesh has been vulnerable to martial law since its independence in 1971. और इसके बाद बारी आई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिनके अदालती कत्ल से तो हम सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि भुट्टो का किरदार मुस्लिम दुनिया के इन मुल्कों को इकट्ठा करने के अंदर सबसे अहम था। हालांकि इस वक्त 1971 की इंडिया से जंग हारने और मुल्क टूटने के बाद पाकिस्तान अपना मकाम मुस्लिम दुनिया के अंदर खो चुका था, मगर बहुत जल्दी भुट्टो की सिफारती काबिलियत की वजह से ये एक बार फिर से पूरी दुनिया की नज़रों का मरकज बन गया। 1977 के जनरल इलेक्शन के अंदर इनकी पार्टी PPP ने तारीखी कामयाबी हासिल की, मगर 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने भुट्टो पर मोहम्मद कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाकर 4-3 से फैसले से 4 अप्रैल 1979 को इन्हें फांसी की सजा दे दी, यानी 1989 में। मिस्र के सदर अनवर सादात, जो कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक थे, इन्हें मिलिट्री की एनुअल परेड के दौरान एक जहादी ने, जो कि पहले मिस्र की फौज का हिस्सा था, इसने कत्ल कर दिया। इनके कत्ल का फतवा एक नाबीना मौलवी उमर अब्दुल रहमान ने दिया था, जो कि उम्र का ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका के अंदर गुजारकर 18 फरवरी 2017 को अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना के अंदर ही मर गया। फ़लस्तीन के सदर यासिर अराफात भी लाहौर की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक थे, और वो यहूदियों और इसराइल के फ़लस्तीन पर कब्जे के सबसे बड़े मुखालिफ थे। ये इनके घर का मामला था। 2004 के अंदर इसराइली एजेंसी मोसाद ने इन्हें जहर देकर कत्ल करवा दिया। लीबिया के सदर मोमर कदाफी का भी इस कॉन्फ्रेंस के बाद इबरतनाक इंजाम हुआ, और ये वो आखिरी शख्स थे जिन्हें इस कॉन्फ्रेंस के बाद इबरत का निशान बनाया गया। इन्हें इनके मुल्क के अंदर मौजूद नेटो इत्तेहादियों ने सरहद शहर की गलियों के अंदर जख्मी हालत के अंदर घसीटा, इनके नाजुक हिस्सों पर गोलियां मारी और सर में गोलियां मारकर इन्हें कत्ल कर दिया, जब वो अपनी जान बचाने के लिए गटर के पाइप के अंदर छुपे हुए थे और मुसलसल कहते रहे कि बच्चों, हकीकत आप नहीं जानते, ये जुल्म मत करो, अल्लाह भी जुल्म करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। मोमर कदाफी और लीबिया के अरूजो जवाल पर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी ज़रूर देखें। 1974 की इस कॉन्फ्रेंस का एक फ़ायदा भी हुआ और एक नुकसान भी। फ़ायदा यह हुआ कि दुनिया को पता चला कि इस्लामी ममालिक भी एक मजबूत ग्रुप हैं और एक आलमी ताकत का किरदार अदा कर सकते हैं, लिहाजा दुनिया अपने फैसले के लिए इन्हें एतमाद में ले। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस के सारे मुतहरिक किरदार अगले सिर्फ चंद सालों के अंदर पुरअसरार तरीके से ख़त्म कर दिए गए। ये मुसलमान उम्मत को इकट्ठा करने की आखिरी कोशिश थी। जब CIA ने इस कॉन्फ्रेंस के 3-4 बड़े प्लेयर मार दिए, तो इसके बाद OIC बतौर तंजीम मुर्दा हो गई, और इसके थोड़े अरसे के बाद सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो इस्लामिक मुल्कों की अक्सरियत अमरीकी ब्लॉक में चली गई, और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इसके हामी मुसलमान मुल्कों के अंदर हुकूमतें ख़त्म हो गई और अमेरिका की तरफ झुकाव रखने वाले लीडर इक़्तिदार में आ गए। आज के टाइम में इस्लामी कॉन्फ्रेंस अमली तौर पर एक बिल्कुल डेड बॉडी है। इसका कोई इजलास भी इस तरह से नहीं होता जिस मकसद के लिए ये बनी थी। हाँ, इनके वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद होती है, लेकिन अब ये बैनुल अक़वामी वाक़यात के हवाले से इस कदर मुतहरिक नज़र नहीं आती जैसा कि ये पहले थी। वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस भी जब होती है तो इसकी खबर TV चैनल्स की हेडलाइन और अखबारात की शायद सुर्खी भी होती है, लेकिन लोग इसे पढ़ते नहीं और ना कोई अहमियत देते हैं, क्योंकि आज इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अमरीकी ब्लॉक के मुसलमान मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है, ना कि मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों की। आज आप चाहें तो आंखें बंद करके इस हकीकत से इनकार कर दें, लेकिन सच ये है कि हम आज भी इन आलमी ताकतों के गुलाम हैं। इनके लोग शायद हमारे दरमियान वैसे मौजूद ना हो, मगर हमारे खुद के ज़मीर और कलम फरोश लोग इनके एजेंट हैं, जिन्होंने चंद टकों के इवज़ मुस्लिम दुनिया के फ़ख्र और इनकी ताकत को बेच रखा है, वरना इस मुसलमान उम्मत के पास पूरी दुनिया की खिलाफत होती। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा